Hello dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 141 to 150. Let's start from question 141. 141 में हमें एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी गई है जिसको बैलेंस करके हमें क्या पता करना है कि कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का सम। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले PtCl4, यहाँ पर प्लेटिनम के कितने एटम्स है 1 और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी प्लेटिनम के 1 एटम है तो अपन यहाँ पर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन हमारे पास 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद फ्लोरीन बैलेंस करेंगे तो फ्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम्स और यहाँ पर कितने हैं 6 + 4 10 एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 5 HCF2 से जिनोन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है उनका सम कर लेते हैं। तो ये 1 + 5 रिएक्टेंट साइड का हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 4 + 5। तो ये समेशन हमारे पास हो जाएगा 16, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 142। इफ़ 0.1 मोल H3POX इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 5.6 ग्राम KOH देन सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारे पास 5.6 ग्राम KOH के नंबर ऑफ मोल्स यदि अपन निकाले तो मोल्स के लिए क्या हो जाएगा मास ऑफ दिस KOH डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ KOH। मोलर मास ऑफ KOH हमारे पास कितना होता है 56 ग्राम। तो हमारे पास कितने मोल हो जाएंगे 0.1 मोल। और 0.1 मोल KOH को कंज्यूम करने के लिए अपने को 0.1 मोल H+ प्रोवाइड चाहिए। तो 0.1 मोल ही अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया है कि x की वैल्यू 3 हो, कि लेट से हमारे पास H3PO3 यहाँ पर ये सॉरी अपन 4 लेके चलते हैं। यहाँ पर इनिशियल H3PO4 होता। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है P डबल बॉन्ड OH OH और OH। तो ये कितने H+ देता है, ये 3H+ देता है। दैट मीन्स यहाँ पर 0.1 मोल से 0.3 मोल H+ अपने को मिलते। तो इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 5.6 ग्राम KOH सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने मोल है H+ के 0.3 मोल और जबकि अपने पास OH- के कितने 0.1 मोल ही अवेलेबल है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि x = 3 ले लेते हैं, x = 3 में हमारे पास H3PO3 बनेगा। H3PO3 को भी आप डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी 2H+ बनेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है OH OH और यहाँ पर H। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 0.2 मोल मिलेंगे बाय 0.1 मोल H3PO3। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए 0.1 मोल H+ चाहिए कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अपन सबसे लास्ट में लेंगे H3PO2, जो कि हमें x = 2 रखने पे मिला है। इसका स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड H H यहाँ पर OH। तो यहाँ पर H+ कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर H+ मिलेंगे 1H+ आयन। तो 0.1 मोल से 0.1 मोल ही अपने को ऑब्टेन्ड होगा, जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय 0.1 मोल OH- से। ठीक है, इसमें अपन देखें तो यहाँ पर x = 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्या बोला गया गिवन एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट। अब हमारे पास यदि वीक एसिड जैसे कि H3PO2 है और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, मोर बेसिक, ना कि एसिडिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो न्यूट्रलाइजेशन में बेसिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट भी नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 143। When potassium permanganate is titrated against ferrous ammonium sulfate in acidic medium, the equivalent mass of potassium permanganate is। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हो जाता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, या एन फैक्टर आप कह सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट यानी MnO4- की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो, जिसमें Fe किस स्टेट में होता है +2 स्टेट में होता है। तो यहाँ पर इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी तो हमारे पास MnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा और इट्स सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +7 से किस स्टेट में चला जाएगा
+2 स्टेट में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो +7 से +2 स्टेट में जा रहा है, तो टोटल चेंज हमारे पास कितना हो रहा है, चेंज हमारे पास हो रहा है 5 यूनिट्स का, +7 से +2 में। और चेंज पर एटम यहाँ पर, तो वैलेंसी फैक्टर अपने पास क्या हो जाएगा 1 1 ही, स्टैक्योमेट नंबर ऑफ एटम से मैग्नीज के, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 विच इज़ 5। तो अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ पर मैग्नेट आयन, अपने को पोटेशियम पर मैग्नेट पूछा जा रहा है, तो अपने पास मोलर मास, लेट से इसका मोलर मास अपने पास कोई सा भी दिया हुआ है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर विच इज़ 5, तो ये इक्विवेलेंट मास हो जाएगा KMnO4 का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 इन द हाफ रिएक्शन। हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर ही पता कर लेते हैं। तो FeS2 का वैलेंसी फैक्टर अपने को चेक करना है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सल्फर और ये Fe, तो यहाँ पर किस तरह से होंगे, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये -1, और यहाँ पर Fe2O3 में, यहाँ पर ये 3 में, और यहाँ पर ये -2 में, यहाँ पर सल्फर +4 और ऑक्सीजन -2। अब Fe +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, और सल्फर -1 से किस में जा रहा है, यहाँ पर सल्फर -1 से +4 में जा रहा है। अब अपन इन दोनों का इंडिविजुअली वैलेंसी फैक्टर चेक करेंगे, तो +2 से +3 में जा रहा है, तो हमारे पास टोटल चेंज कितना हो रहा है 1 चेंज पर एटम, यानी वैलेंसी फैक्टर आप निकालें तो हमारे पास चेंज पर एटम मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारे पास इनिशियली Fe का एक ही एटम है, तो यहाँ पर +2 से +3 जा रहा है, तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर -1 से कितना चेंज हो रहा है +4 में, तो अपन चेंज को कैसे रखेंगे 4 -1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 विच इज़ 5। तो यहाँ पर 5 तो चेंज है पर एटम, और टोटल एटम सल्फर के कितने यहाँ पे 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 10। अब टोटल इसका वैलेंसी फैक्टर यदि अपन कैलकुलेट करें, टोटल वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, हमारे पास टोटल चेंज जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से हो रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा 1 + 10 विच इज़ इक्वल टू 11। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2, इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 हमारे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ FeS2 विच इज़ लेट से कैपिटल M है डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ है 11, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 145, द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इन द गिवन रिएक्शन इज। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन देखिए, तो एक बैलेंस्ड मोलिकुलर रिएक्शन दी गई है, इसमें अपन देखें तो हमारे पास मेनली Cr2O7 2- कन्वर्ट हो रहा है किसमें CrCl3 में, तो इसमें हमारे पास क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 14 HCl से हमारे पास क्या क्या बन रहा है 2KCl CrCl3 और 3Cl2। इसमें अपन देखें यहाँ पर 2KCl क्लोरीन के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, तो 3Cl2, अब अपने पास यहाँ पर अपने कितना है 14 मोल Cl- है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर 2 मोल तो Cl- यहाँ से हो जाएंगे, और 6 मोल Cl- यहाँ से हो जाएंगे। और यदि तुम यहाँ पर देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है प्योर फॉर्म में होने की वजह से, तो 6 क्लोरीन हमारे पास ऐसे क्लोरीन हो जाएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन 0 है। तो इसको यदि आप कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 6 + 2 8, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 मोल क्लोरीन माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में 6 मोल क्लोरीन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हमारे पास हो रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 6 का हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन या इन चेंज ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास कितना हो गया ये 6 कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंजेस हो रहा है। और अपन वैलेंसी फैक्टर जब भी कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन।
तो हम देखें कि यहाँ पर क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ HCl अपन निकालने तो क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5। तो हमारे पास मोलर मास आ गया 36.5। वैलेंसी फैक्टर अपने को निकालना है HCl का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में HCl से, यहाँ पर क्लोरीन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर फॉर HCl जो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट HCl का कितना है 14, तो ये हो जाएगा 6/14। तो हमारे पास 36.5 डिवाइडेड बाई 6/14, इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 85.1, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 146। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 व्हेन इट डिसप्रपोर्शनेट इनटू PS3 एंड H3PO3 इज। तो हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको करानी है कि H3PO2 की रिएक्शन कराई आपने और हमारे पास फॉस्फीन प्लस H3PO3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट मास के लिए अपने को वैलेंसी फैक्टर ही देखना है, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। लेट से x है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 × +1 हाइड्रोजन की, x फास्फोरस, ऑक्सीजन का -2 = 0। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो फास्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 + 1 + y + 3 × -2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y की ऑक्सीडेशन स्टेट b -6 + 3 + 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास +3 ना होगी, ये होगी -3। क्यों कि लेट से z अपन ने माना +3 माइनस हाइड्रोजन की +1 होती है = 0 करेंगे, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो ये +1 से -3 में जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। और यही कंपाउंड क्या हो रहा है, +1 से +3 में भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, यानी एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमारे पास H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, 1/, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1/, वैलेंसी फैक्टर 1 + 1/, वैलेंसी फैक्टर 2। अब ये हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑक्सीडेशन स्टेप, और दिस इज फॉर रिडक्शन स्टेप। तो अपन ऑक्सीडेशन के लिए वैलेंसी फैक्टर कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास +1 से -3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन में -3 +1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस साइन में +4 का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन में। इसी तरह से यदि अपन रिडक्शन में चेक करें तो रिडक्शन में हमारे पास चेंज कितना हो रहा है, चेंज हमारे पास होगा 3 - 1 विच इज़ 2। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया, ये वैलेंसी फैक्टर 1, ये वैलेंसी फैक्टर 2। तो अपन H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/4 + 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 2, 4 + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/8। तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 8/6। ठीक है, इसी बेसिस पे अपन देखेंगे तो ये 4/3 हो गया। अब अपने को देखना है कि H3PO2 का मोलर इक्विवेलेंट मास क्या होगा, कि लेट से इसका जो मोलर मास है, मोलर मास जो है वो कैपिटल M है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 is equal to molar mass of H3PO2 which is capital M divided by valency factor of H3PO2। तो हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर जो कि 4/3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3m/4, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3 इज रिलेटेड टू इट्स मोलिकुलर मास बाई। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास कैपिटल M दिया हुआ है, तो सिंपली अपने को वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर भी चेक करना है। तो AS2S3
में हमारे पास आर्सेनिक किस स्टेट में, आर्सेनिक हमारे पास +3 स्टेट में और सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अपने पास चेंजेस किस में हो रहा है, AsO4 3- और SO4 2- में। अब अपने पास चेंजेस हो गए ये AS4 3- और SO4 2-। अब यहाँ पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको x मान लीजिए, 4 - 2 ऑक्सीजन की इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 + 8, तो ये हो जाएगी 5। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देखें यहाँ पर, तो y + 4 - 2 इक्वल टू -2, तो y हमारे पास हो जाएगा -2 + 8, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो हमारे पास +3 से यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 में चेंजेस हो रहा है, और -2 से यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, +6 में हो रहा है। दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेप है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में आप चेंज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन चेंज निकाल लेते हैं किसका, आर्सेनिक का। तो +3 से +5 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है 5 - 3 2, और नंबर ऑफ एटम्स आर्सेनिक के 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसमें अपन देखें सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो जाएगा 6 - -2, तो यहाँ पे 6 + 2 ये हो जाएगा 8। तो 8 तो हमारे पास चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कितने एटम्स है यहाँ पर 3, तो ये 8 × 3, तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर ये हो गया। तो टोटल वैलेंसी फैक्टर अपन बोले कि AS2 S3 का कितना होगा, तो 4 + 24 विच इज़ 28। तो अपने पास क्या पता करना था, अपने पास इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2 S3 अपने को पता करना था। तो इसका मोलिकुलर मास जो कि कैपिटल M है डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर विच इज़ 28, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2 S3, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 148, सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड H2Cl2 एंड HCl2, द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2। अब अपने पास सल्फर और क्लोरीन की रिएक्शन कराकर हमारे पास क्या बनाया अपन ने, HCl2 का फॉर्मेशन कर लिया। अब अपने को पता क्या करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर पता करना है। तो इस रिएक्शन में सबसे बात जो होगी वो क्या होगी कि HCl2 के फॉर्मेशन के लिए अपने को 1 मोल सल्फर चाहिए होगा और मिनिमम 2 मोल क्लोरीन के रिक्वायर्ड होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब 1 मोल हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये कितना होता है 32 ग्राम, और यहाँ पर ये 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 71 ग्राम। तो हमारे पास 71 ग्राम क्लोरीन गिव्स या रिक्वायर्स 32 ग्राम सल्फर। तो यहाँ पर इसका हाफ कर दें अपन कि 35.5 ग्राम क्लोरीन रिक्वायर्स, यहाँ पर 16 ग्राम सल्फर हो जाएगा। और यदि अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन ये हमारे पास कितना होता है 35.5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास अपन कैसे निकालते हैं कि कितना मास अपने को क्लोरीन का रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि आप H2 + Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2HCl बन गया। अब इसमें यदि अपन इसको 1 ग्राम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन का कितना मास अपने को रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर 1 मोल HCl के लिए यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन यानी 71 ग्राम। यदि आप क्लोरीन लेंगे Cl2 रिक्वायर्स 2 ग्राम H2, तो इसके बेसिस पे अपने पास 1 ग्राम H2 कब मिलेगा अपने को, जब यहाँ पर 35.5 ग्राम क्लोरीन होगा जो कि इक्विवेलेंट मास होगा क्लोरीन का। तो अपने पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट भी सेम होंगे। तो हमारे पास यदि क्लोरीन का 1 इक्विवेलेंट है तो हमारे पास ये भी सल्फर का भी क्या हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा किसका, सल्फर का भी। तो हमारे पास पूछा क्या गया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर पूछा गया था विच इज़ 16 ग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड हैज़ ए वेपर डेंसिटी 59.25। तो सबसे पहले आप देखिए कि मोलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। मोलर मास हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन यदि इसका निकालें, सॉल्व करें इसको फर्दर, तो हमारे पास क्या होगा
क्लोराइड हमारे पास बना रहे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड हैज़ ए वेपर डेंसिटी 59.25। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट इज गिवन इज 4, और अपन जो भी क्लोराइड बना रहे हैं लेट से उस क्लोराइड का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MClX। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस क्लोराइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस क्लोराइड MClX इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस एलिमेंट M प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस क्लोरीन। तो हमारे पास एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास तो दिया हुआ है और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 होता है। इसी तरह से यहाँ पर अपन देखें, इसको अपन निकालना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, और अपने को यही एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर अपने को कैलकुलेट करना है। तो लेट से ये x है, तो यहाँ पर ये एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मोलर मास अपने को MClX का निकालना पड़ेगा, किससे निकाल लेंगे, इसकी वेपर डेंसिटी से, तो 2 टाइम्स ऑफ 59.25। तो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास तो ये हो जाएगा 59.25, और इसकी वैलेंसी फैक्टर जो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 35.5। इसको सॉल्व करने में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 150। अपने पास K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है XN+ के साथ, जिससे अपने को XO3- और Cr3+ मिल रहे। द वैल्यू ऑफ N इज़, तो अपने को N की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले अपन देखें कि K2Cr2O7 किससे रिएक्ट कर रहा है, XN+ के साथ रिएक्शन कर रहा है, और हमारे पास क्या बन रहा है, XO3-, और यहाँ पर हमारे पास Cr3+ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें मोल्स कितने दिए हुए हैं, 6 × 10⁻³ मोल इसके दिए हुए हैं, 9 × 10⁻³ मोल इसके दिए हुए हैं, और हमारे पास XN+ टू गिव XO3- एंड Cr3+। द वैल्यू ऑफ N इज, सो नंबर यहाँ पर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में अपन बोलेंगे तो दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ XN+। अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर के लिए यहाँ पर देखें तो क्रोमियम +6 है और यहाँ पर +3 है। +6 से +3 में चेंज कितना हो रहा है, 3 यूनिट्स का हो रहा है, और यहाँ पर कैटम्स कितने, 2। तो ये टोटल वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर अपन देखें कि XN+ में है, जिससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है 5 - N, और हेलोजन की कितने एटम्स है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो अपन वैलेंसी फैक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 6 × 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, वैलेंसी फैक्टर से, विच इज़ 6। इसी तरह से यहाँ पर XN+ के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 9 × 10⁻³ है, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने वैलेंसी फैक्टर विच इज़ 5 - N। इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो N की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,